हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स में मौलिक अधिकार। तो इसको हम आसानी से याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से और डायग्राम से। तो डायग्राम दे देते हैं, हम सारी चीज़ें हम याद करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं मौलिक अधिकार में। तो देखो, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो पहला जो इसमें जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से किसके संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो फंडामेंटल जो राइट्स है ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन है। तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो इसके बाद देखो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो भाग 3 जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ये किस भाग में है? भाग 3 में है। तो मैग्ना कार्टा किस भाग में है? भाग 3 में है, अनुच्छेद आपका 12 से आगे 35 तक। अब देखो, अब पहले जो हमारे मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। अब इसके बाद फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बताया गया और उसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार भी था इसको अब हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसको क्या बोला गया है? कानूनी अधिकार बोला गया है। और ये कब हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर ये संपत्ति के जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बताया गया है। क्या 300 ए के तहत इसको कानूनी अधिकार बताया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? जो हमने बताया अभी मूल संविधान में 7 थे, अब क्या है? अब रिसेंट में कितने हैं? करंट में 6 हैं। तो जिसमें हमारा पहला है समता और समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, इसका जो वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 30 और 29 और 30 में है। इसके बाद फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसमें है अनुच्छेद 32 में। तो इस तरह से हमने इसे ट्रिक बना रखी है, ठीक है। इक्वलिटी, फ्रीडम, देखो EFERER, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ट्रिक के माध्यम से इतना मत याद किया करिए। अब इस तरह से इसे 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको लगभग याद हो जाएगा, ठीक है। समता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं समता का अधिकार, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष मतलब विधि मतलब जो कानून, तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। तो इसका अर्थ ये है कि कानून के सामने सब कानून के सामने सब एक समान है, ठीक है। चाहे वो मतलब अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का है, तो कानून के सामने सब समान है, ठीक है। तथा राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाए गए हैं तथा उन पर ये समान लागू किया जाएगा। मतलब सभी के लिए क्या है, कानून आपका समान बना हुआ है और समान कानून लागू होगा। इसके बाद फिर अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध, ठीक है। मतलब किसी के धर्म, नस्ल, जाति और लिंग, जन्म, जाति के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कोई हरिजन है
और कोई ठाकुर है तो उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे अनुच्छेद 15 के तहत राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग और नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 15 में है। इसके बाद अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता का मतलब ये हुआ, लोक नियोजन से संबंधित विषय जैसे नागरिकों के लिए समान अवसर। ठीक है, नागरिकों के लिए क्या है? समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे हम समान अवसर मतलब जैसे मान लो कोई सरकारी नौकरी है तो उसमें आप फॉर्म भरें, सब चलिए आपको समान अवसर है। अपवाद में क्या है? अपवाद में ये है कि आरक्षण को छोड़कर, आरक्षण इसलिए दिया गया है कि मतलब जो मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देकर उस कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव। हाँ, तो इसमें अपवाद में ही आरक्षण आरक्षण को छोड़ के सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है 15 तक हो गया। ठीक है, अब 15-16 अनुच्छेद 16 हो गया। अनुच्छेद 17 देखो। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब ये है छुआछूत की भावना को क्या करना है? अंत करना। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता मतलब कि अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध माना गया है या घोषित किया गया है। ठीक है, आप किसी भी धर्म, जाति, रंग भेदभाव पर छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जोड़े टाले का। ठीक है, धर्म, जाति मतलब कि आप हिंदू मुस्लिम का ये भी छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। या अनुच्छेद 17 में अगर कोई भेदभाव करता है तो ये अस्पृश्यता का अंत, इसमें अनुच्छेद 17 के तहत ये कानूनी अपराध है। इसके बाद ही उपाधियों का अंत। उपाधियों का अनुच्छेद 18 में अब उपाधि सबको नहीं मिल सकती, उपाधि आप ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उपाधियों अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। तो उपाधियां कौन कौन सी? उसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो पहले जो उपाधियां थी जैसे कोई राजा है तो महाराजा लिख दिया, सुल्तान है, सुल्तान बादशाह, राय बहादुर, इस तरह से मतलब ये उपाधियां लोग ग्रहण कर लेते थे। तो अब ये उपाधियां आप मतलब उपाधियां नहीं ले सकते हैं। अगर और एक बात ये भी है, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, इसके बाद पद्म विभूषण, इस टाइप से जितने भी मतलब आपके उपाधियां हैं ये आप उपाधियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उपाधियां जो है उपाधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके अंदर ये है। अब देखो इसमें अपवाद क्या है? अपवाद में ये है कि एजुकेशन और आर्मी रैंक, एजुकेशन और आर्मी रैंक के लोग अपना नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोफेसर राम प्यारे। ठीक है, प्रोफेसर प्यारे लाल। इसके बाद फिर जैसे मान लो कोई आर्मी में है तो आर्मी में जैसे ब्रिगेडियर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर हाथी, मतलब कि जैसे डॉक्टर लोग है। एजुकेशन इसमें आप मतलब ये जहाँ ये अपवाद में है यहाँ पर उपाधि आप लगा सकते हैं। जैसे मास्टर है, ठीक है, प्रोफेसर है कोई तो वहाँ पर वो आप उपाधि आप लगा सकते हैं, ये अपवाद में आता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है, अब इसी को हमने देखो शॉर्टकट में तो इन्हीं जितने पॉइंट हमने वो डिस्कस किए हैं तो अनुच्छेद इनको रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लोक नियोजन के विषय में और समान अवसर जैसे नौकरी के फॉर्म भरना या कुछ भी, इन सब चीजों में क्या? समान अवसर। इसके बाद अनुच्छेद 17 में क्या? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार से हमारे ये 18 अनुच्छेद कंप्लीट हो जाए। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 के तहत क्या है? देखो अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 में के अंतर्गत वर्तमान में 6 कुल स्वतंत्रता दी गई है। पहले कितनी थी? 7 थी, और इसमें से 4 संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर से भी आपको हटा दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत केवल अब वर्तमान में 6 स्वतंत्रता है। नंबर 1 पहला है जिसको हमने मतलब नाम डाल रखा अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता। इसके बाद फिर 19B
वो सभा करने की स्वतंत्रता, इसके बाद फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता 1980, इसके बाद 19 देश में कहीं आवागमन की स्वतंत्रता, इसके बाद किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, इसके बाद फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये क्या है, अनुच्छेद 19 के 19 ए से लेकर 19 जी तक के ये सारे अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 19 में आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले 7 थी, अब कितनी हो रही है, 6 हो रही हैं। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझें थोड़ा सा, ट्रिक क्या, कहानी के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ आपको आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, आपको बोलने का अधिकार है, किसी भी टॉपिक है, जैसे आप मतलब कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बोलने का आपका अधिकार है, ठीक है। और अब मान लो जैसे आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। और अब बोलने पर भी वो चीज़ें नहीं सुनी जा रही हैं, तो आप क्या करिए, वहाँ पर आप एक सभा आयोजित कर लीजिए। सभा आयोजित करने के बाद आप उस चीज़ को बोल सकते हैं। और सभा आयोजित करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, नहीं कोई सुनाई हो रही है, तो आप एक संगठन मतलब संगठन बना लीजिए। संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है। तो स्वतंत्रता हमने संगठन बना लिया, संगठन बनाने के बाद भी अगर मान लीजिए वहाँ कोई चीज़ जैसे हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, वो भी तब भी नहीं मान रहे। जैसे मान लीजिए अब बिजली विभाग की हम बात करें, जैसे सरकार चाह रही है कि मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, तो उसमें आप इस बात को लेकर बोल सकते हो कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। फिर भी नहीं मान रही है, तो अ, सभा एकत्रित करने की स्वतंत्रता है। जब भी उसमें भी नहीं मान रही है, तो फिर आपका मतलब संगठन बनाकर आप उस अपनी बात को रख सकते हैं सरकार के सामने। फिर भी नहीं मान रही है, तो आप कहीं पर भी आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब जैसे आप फतेहपुर जिला में हैं, तो फतेहपुर जिला से इलाहाबाद जिला में हर जिला के लोगों को मतलब ये सारी बात है कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सब लोग खड़े हों। इसके बाद फिर क्या है, तो इसलिए आवागमन की भी स्वतंत्रता है आपके पास। इसके बाद किसी भी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, जैसे मान लो अब निवास करना है, जैसे मान लो हमको इलाहाबाद चले गए, इलाहाबाद में निवास करना है, तो निवास करने या बसने की स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है व्यापार करने की। अब जैसे इधर उधर हर मतलब कि जैसे अब स्टेट की बात कर रहे हैं, पूरे स्टेट में आप घूम रहे हैं या स्टेट से बाहर जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर व्यापार करेंगे, भाई पैसे की जरूरत पड़ी तो आप व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको होनी चाहिए। तो ये इतनी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कहानी के माध्यम से हमने समझा दिया। नेक्स्ट जो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार में हमारा अनुच्छेद अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। इसके अंतर्गत कितनी प्रकार की है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला आपका है अपराध, एक अपराध की एक ही सजा हो रही है, ठीक है। अगर आपने एक जो अपराध किया है, एक अपराध की एक ही सजा हो रही है। दूसरा क्या है, अपराध करते समय जो भी कानून बना बना था उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। जैसे मान लीजिए जैसे निर्भया कांड में जब उस समय जो कानून बना हुआ था, तो वो लोग जो अपराधी थे उसी के हिसाब से उनको सजा मिली थी। फिर बाद में क्या हुआ था, उसमें नाबालिग की उम्र जो 18 साल थी उसको चेंज करके 16 साल कर दी गई थी। तो अब ऐसा नहीं था, उसमें एक बच्चा 17 साल का था, तो जो एक लड़का जो 17 साल का था उसको भी मतलब सजा दे दी जाए, तो ये नहीं हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपराध करते समय कानून जो बना था उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। खुद के खिलाफ गवाही देने का भी मतलब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार होता है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार मतलब जैसे जीवन जीने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार छीना नहीं जा सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 21 में है। जैसे कोई आदमी अगर मतलब सुसाइड करना चाहे, तो चलो वो मर गया तो सुसाइड कर लिया, मर गया। अगर मर गया तो फिर उस पर कोई केस तो नहीं हो पाएगा। अगर इन केस वो बच गया, तो फिर वहाँ मतलब पुलिस क्या करेगी, उसको पूछताछ करेगी, जेल में ले जाएगी, जेल में बंद भी कर सकती है। तो मतलब वो अपनी जान गंवा नहीं सकता, उसके उसके लिए वो स्वतंत्रता नहीं है। तो इसीलिए कह रहा व्यक्ति को जीवन जीने के का अधिकार छीना नहीं जा सकता। मतलब कि कोई व्यक्ति अपना जीवन जो है वो छीन नहीं सकता है। इस बात की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत आती है।
इसके बाद फिर अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कराने का प्रावधान जोड़ा गया था। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐसा प्रावधान किया गया था 2002 में कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये मतलब केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का मतलब ये भी है, और इसके बाद फिर बच्चे के गार्जियन पर भी मतलब ये अधिकार लागू होता है। इसके बाद फिर गिरफ्तारी का अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में जो हमारा है ये है गिरफ्तारी के संरक्षण। अब अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण में क्या है, अब गिरफ्तारी दो प्रकार से होती है, अपराध करने के बाद आदमी गिरफ्तार करे या अपराध करने के पहले गिरफ्तार करना। तो अपराध करने के बाद जो गिरफ्तार होते हैं उसे दंडात्मक निषेध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दंडात्मक निरोध बोला जाता है। अब क्या है, जैसे मान लो अपराध करने से पहले मतलब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसे निवारक निरोध बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम चुनावी मामले में क्या होता है, जिस किसी पर संदेह होता है कि हाँ ये दंगा फसाद कर सकता है, तो उसको मतलब पुलिस में जो है वो अपने कस्टडी में ले सकती है। 3 महीने तक मतलब उसका प्रावधान है कि बिना मतलब जज के पेश किए हुए 3 महीने तक कस्टडी में रख सकती है, मतलब कि जेल में रख सकती है। तो अब क्या है कि जैसे अपराध करने के बाद जो गिरफ्तारी का प्रावधान है, तो जो अपराध करने के बाद जो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा। आप उसे हिरासत में ले रहे हैं तो आपको कारण बताना पड़ेगा, और फिर 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, जिसमें 24 घंटे के अंदर उसे दंड अधिकारी के समय पेश करने का उसको अधिकार है, पेश करना पड़ेगा। और इसमें 24 घंटे में आवागमन का समय इंक्लूड नहीं किया गया है, आवागमन का समय इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार होता है, अपने मनपसंद वकील कर सकते हो। अब क्या निवारक निरोध के अंतर्गत क्या था, निवारक निरोध के अंतर्गत जो है निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ये जो गिरफ्तारी जो है ये वारंट, इसमें यहाँ पर क्या है, अपराध के बाद में क्या वारंट दिखाना होता है, तो यहाँ पर वारंट दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति बिना दंडा अधिकारी को समझ 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। उसमें आप मतलब कि दंड अधिकारी को हम के समक्ष पेश भी नहीं करेंगे और 3 महीने तक जेल में रखेंगे। यहाँ पर क्या है, 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ता है, तो इतना अंतर होता है। तो अनुच्छेद 22 के में गिरफ्तारी संरक्षण आपके ये इतने प्रावधान हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद। शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो अनुच्छेद 23 और 24 मानव के दुरुपयोग और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। जैसे किसी आदमी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और बंधुआ मजदूरी नहीं चलाई जा सकती। बंधुआ मजदूरी का मतलब समझते हो कि जैसे मान लो उसको आज़ादी ना दी जाए, ठीक है, उसे बंधुआ मजदूरी कहा जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। मतलब कि अनुच्छेद 23 के तहत किसी आदमी को ना खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। खरीदना बेचने का मतलब हो गया बंधुआ मजदूरी के अंदर आ जाता है। और उससे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है, नहीं करवाई जा सकती है। उससे जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। अगर जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही थी, ये उल्लंघन अनुच्छेद 23 का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 के उल्लंघन में यही है। ठीक है, इसके बाद फिर अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल नियोजन प्रतिबंध क्या है, 14 से बाल नियोजन, इसमें क्या अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष, देखो 14 से 24, ठीक है, 24 अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, ठीक है, कारखाना में और अन्य मतलब कारखाना, खदानों और अन्य जोखिम भरे काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, और अगर कहीं पर जोखिम भरा काम है तो वहाँ पर अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है।
तो ये हमारा मौलिक अधिकार का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।